नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राजनीति के दो बड़े दिग्गज जिनके बीच वार्ता होनी है और वो दिग्गज हैं हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक साहब, और उनसे बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कपिल सिब्बल साहब। तो ये मैं कार्यक्रम आपको सेंट्रल हॉल वर्सेस कपिल सिब्बल के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप इस दोनों बड़े दिग्गजों की बातचीत को सुनिए। इन्होंने हर मुद्दे पर बात की है। कपिल सिब्बल साहब के तीखे तीखे सवालों का जवाब भी मलिक साहब ने दिया, और वो आप पहले उसको देखिए। और हाँ, इन दोनों की बातचीत सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये इंटरव्यू काफ़ी लंबा है। दूसरा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा ज्वाइन भी करें, और इसको आर्थिक मदद देने के लिए आप छोटा सा पैक एक मंथली ले सकते हैं, चाहे तो आप अनलिमिटेड का है शायद उसको भी ले सकते हैं पूरे। फिर एक बार ही लेना पड़ेगा आपको, फिर कभी नहीं लेना होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को वायरल भी करें शेयर करके, जिससे आम जनता को ये दो दिग्गजों की बातचीत सुनने को मिले। देखिए ये इंटरव्यू। से इस एपिसोड का सिलसिला एक नई शख्सियत के साथ हम शुरू करेंगे, और ऐसी शख्सियत जिनका जो राजनीतिक जीवन रहा है वो मैं समझता हूँ बहुत ही रोमांचक रहा जी। तो वो है हमारे सत्यपाल मलिक जी। तो शुरुआत करता हूँ एक पर्सनल सवाल से जी। वो ये है कि आप ने शुरुआत राजनीति लोहिया जी के साथ की और पहुंच गया आप बीजेपी में, तो ये कैसे हुआ? ये असल में जितनी पार्टियां थी, खास तौर से चरण सिंह जी के उनकी बनाई हुई, या फिर लोहिया जी और राजनाथ की बनाई हुई, जब वो सब खुर्द-बुर्द हो गई और कुछ नहीं बचा, तब मैं तो बहुत लेट स्टेज पे बीजेपी में पहुंचा। और वो बीजेपी भी ये नहीं थी, वो अटल जी की बीजेपी थी। दैट वाज टोटली डिफरेंट। तब मैं उसमें गया, लेकिन अभी तक भी कोई मेरी एक स्पीच आप निकाल के नहीं बता सकते हैं कि इसमें आपने वो बातें कही जिनके लिए वो जाने जाते हैं। मैं अपनी जो पुरानी लाइन थी उसी पे अटल रहा, और फिर मेरा बहुत जल्दी सेपरेशन भी हो गया किसानों वाले पे आके। नहीं, देखिए, मैं जब आपका जीवन का राजनीतिक इतिहास देख रहा था, तो पहले तो आपने चरण सिंह की 2000 मेरे ख्याल 74 में जी उनके साथ ज्वाइन करके असेंबली लड़ी, असेंबली के मेंबर बने जी जी। उसके बाद फिर आप लोकदल में चले गए, उन्हीं की लोकदल का था। फिर आप राज्यसभा में चले गए, फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली 1980 में जी जी। वो इसलिए कि चरण सिंह जी के यहाँ जब अजीत सिंह आए विदेश से, तो फैमिली ने कहा कि ये एक ही जिले के हैं दोनों, और ये चलेगा नहीं, सतपाल को आप कहो कि वो कोई और रास्ता पकड़े। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि बेटा मेरी मजबूरी में कोई बात नहीं, मैं तो खा कमाऊंगा। तब मुझे उनसे अलग होना, अलग क्या, मुझे नहीं होना पड़ा, बल्कि उन्होंने मुझे अलग कर दिया। तब मैं कांग्रेस में गया। पहली बार मैं जब आपसे मिला तो मुझे याद है, आज भी याद है, कि नेहरू जी, अरुण नेहरू जी, आप, मैं जी, और आरिफ मोहम्मद खान इकट्ठा होते थे। हाँ, ये ग्रुप था। आरिफ मोहम्मद खान चले गए बीजेपी पे। दिस वाज चीज टोस्ट ग्रुप। हाँ, तो हम शाम को मिलते थे और बातचीत करते थे। उस समय मैं तो खैर राजनीति में नहीं था जी जी। लेकिन आपने अटल जी ज्वाइन बीजेपी ज्वाइन की 2004 में। 2004 जी हाँ। 2004 में जब आपने ज्वाइन की, तो फिर आप उसके किसान मोर्चे के अध्यक्ष, किसान मोर्चे का इंचार्ज बनाया गया। हमेशा आप किसानों के साथ जुड़े रहे, उसी में रहा मैं जी। और आप फिर जम्मू कश्मीर के जब गवर्नर बने 23 अगस्त 2018 में जी, मुझे याद है। उससे पहले अब मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। उससे पहले 19 जून 2018 में जी NN वोरा साहब गवर्नर थे जी,
और बीजेपी ने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर दी जी, पीपल्स अपनी मुफ्ती जी की पार्टी से। और अगले ही दिन दैट इज 20 जून गवर्नर रूल लागू कर दिया गया। तो आप, क्योंकि आप तो गवर्नर बाद में रहे, गवर्नर का एक कर्तव्य होता है कि गवर्नर रूल इतनी जल्दी लागू नहीं करना चाहिए। वो मौका देते हैं दूसरे को, क्योंकि जब मौका नहीं, मेरे वक्त में जो हुआ, जो मुझे याद पड़ता है कि वो मेरे वक्त में, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 19 जून में विड्रॉ हुई सपोर्ट बीजेपी और 20 जून को लागू कर दिया गया गवर्नर। नहीं, वो मैंने नहीं किया था। हाँ, मुझे मालूम है, आप तो 23 अगस्त में मैंने नहीं किया। जब आप 23 अगस्त में आए और आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नर रूल 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता जी, ठीक है ना। तो वो 6 महीने 19 दिसंबर 2018 को खत्म होने थे जी। 21 नवंबर जो मुझे याद है, जी, महबूबा जी ने एक ट्वीट किया कि अब हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, 20 नवंबर की 21 नवंबर की बात कर रहा हूँ, और 21 नवंबर को आपने असेंबली भंग कर दी। देखिए, ऐसा था उसमें, जो मैं आपसे तो ईमानदारी की बात कहूंगा कि महबूबा के पास मेजोरिटी थी, लेकिन महबूबा इस मामले में चूक गई कि सरकारें कैसे बनती हैं। सरकारें ट्विटर पे नहीं बनती। ना तो उन्होंने कोई मीटिंग की, ना कोई प्रस्ताव हुआ, ना उनको फारूक अब्दुल्ला की सपोर्ट आई। फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कल हम तय करेंगे, और इसी बीच इनका जो दूसरे लोग, किसी का सपोर्ट उनको आया नहीं। सपोर्ट उनको था, लेकिन वो सपोर्ट उन्होंने दावेदारी में नहीं दिखाया कहीं भी। कैसे दिखाते? वो तो 6 महीने तो 19 दिसंबर में खत्म होने थे ना। नहीं, ऐसा था, ये 15 दिन थे जब वो भंग हुई है। तो एक ही दिन में किया ना, मैं बताता हूँ। उसमें ये मुझे कहते थे कि भंग कर दो। इवन महबूबा, चूंकि बीजेपी के लोग उनके एमएलए को प्रेशर करके तोड़ रहे थे, दूसरे कह रहे थे भंग, सब लोग चाहते थे कि भंग कर दें। तो महबूबा ने कोई, जिसको सरकार बनाने के जो नॉर्म्स होते हैं उन वैसे कोई काम नहीं किया। और जब नहीं किया, और मुझे लगा कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई, उसमें थ्रेट आने लगी। चूंकि आप जानते हो कश्मीर में तो हर चीज के लिए हॉर्स ट्रेडिंग तो हर प्रदेश में होती है। हाँ, होता, बहुत जबरदस्त हॉर्स ट्रेडिंग दोनों तरफ से होने लगी। तो मैंने उसको भंग कर दिया। चलिए, फिर मैं आपसे एक सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल पूछता हूँ। जी। आपकी तो पावर ही नहीं थी भंग करने। नहीं, वहां है, नहीं, कश्मीर के संविधान तो पावर ही नहीं। तो कैसे भंग? यही तो बात है, ये सबसे बड़ी बात ये है संवैधानिक। आपको सरकार से यहाँ संदेशा कुछ नहीं कहा गया। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ भाई क्या करूं। अच्छा। ये बता ही नहीं रहे हैं क्या करो, चूंकि ये चाहते थे, जो मेरा अंदाज है, ये लोन को चाहते थे मैं बना दूं, बुला लूं। लोन से मैंने पूछा, उस पर 6 MLA भी नहीं थे। उसी चाहते थे लोन को। हाँ, लोन बन जाएगा। लोन ने कहा वो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। एग्जैक्टली, लोन ने कहा कि मुझे आप बना दोगे तो मैं 1 हफ्ते में मेजोरिटी कर दूंगा। मैं कहा ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। आपको वैसे मालूम होना चाहिए, और आपको एडवोकेट जनरल से पूछना चाहिए था। जी। क्योंकि गवर्नर का कोई अधिकार नहीं है कि वो बंद करे असेंबली। चलिए, आपने बंद कर दी। अब फिर ताजुब की बात यह है कि 19 दिसंबर को इन्होंने 356 लागू कर दिया। जब असेंबली बंद हो जाए तो 356 कैसे लागू हो सकता? वो क्या था? 356 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा। इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल तो तभी लागू हो सकता है ना अगर असेंबली चालू हो। तो एक तो असेंबली भंग होगी जिसका कोई अधिकार नहीं था गवर्नर को। दूसरा, जब असेंबली थी ही नहीं तो 356 लागू कर दिया गया, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही इलीगल थे। तो ना सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला किया, ना ये गए कहीं। तो कमाल हो गया। मतलब कि ऐसा फैसला हुआ कि 356 लागू कर दिया उस प्रदेश में जहां असेंबली है ही नहीं, और 356 के आधार पे फिर उन्होंने सारे फैसले ले लिए। तो ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे अहम संवैधानिक मामले नहीं, जब मैंने असेंबली डिसॉल्व की थी उसके बाद यहाँ के जो वो थे, उसके बाद तो वो लोग गए कोर्ट में।
हाँ बिल्कुल गए। हाँ, हमने नहीं, मैंने बहस की। हाँ, हमने ये बहस की कि गवर्नर साहब को तो कोई अधिकार ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका फैसला आज तक नहीं आया। उन्होंने कहा इस फैसले इसके बारे में हम जाएंगे नहीं। और फिर हमने कहा कि 356 हो ही नहीं सकता, उन्होंने उसके बारे में कोई फैसला नहीं किया। खैर वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह उसके वो तो इतिहास में चर्चा होगी, सही था या गलत था, उसके बारे में मैं आज टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये दो मुद्दे हैं मैं देश के सामने जरूर रखना चाहता हूँ कि जब अधिकार नहीं था गवर्नर को तो फैसला कैसे हुआ, और जब आपको 356 का अधिकार नहीं है तो आप तो 356 कैसे लागू किए। ये बहुत ही सीरियस बात है। क्या वो छड़ी बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर आपको मालूम है 5 अगस्त में क्या हुआ, और वहां तो आप भी इनके साथ थे। तो आप क्यों इनके साथ थे? इनके साथ क्यों था, उसमें क्या था कि ये जो धारा 370 हटाने का, ये तो हम लोग 10 साल से बोल रहे थे, ये भी बोल रहे थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो छुपी हुई थी, ये तो नॉन था कि ये होगा। तो यहाँ से मुझे कहा गया रात को कि सुबह ये हम एक ड्राफ्ट भेज रहे हैं, इसको अपनी जो वो है कमेटी उससे पास करा के भेज दें, हमको 11 बजे उसको राज्यसभा में पेश करना है। तो मैंने देखा वो फ्लॉलेस था, वो मैंने भेज दिया। उसी के बेसिस पे राज्यसभा में चले गए, राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर लोकसभा ने पास कर दिया। तो इन्होंने आपको आदेश दिया कि ये करना है, भेजा मेरे पास की है। हाँ वही आदेश, हस्ताक्षर कर दिया। जी और आपने कर दिया क्योंकि मैं भी उससे सहमत था। नहीं वो ठीक है। मैं देखिए ऐसा है कि ये फैसले राजनीतिक फैसले होते हैं। जी। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये तक तय कर ले कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, हाँ वही था हम जम्मू कश्मीर का 370 को भंग कर हटाएंगे, तो ये तो राजनीतिक फैसला था। उसको किस तरीके से करना, वेदर वो चाहे वो संवैधानिक हो या असंवैधानिक हो, वो अलग बात है। लेकिन एक राजनीतिक फैसला था और 370 खत्म हो गया। चलो वो तो अब इतिहास बताएगा सही या गलत, वो एक अलग बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको फिर अक्टूबर में उसके बाद कर दिया। उसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया। हाँ वो तो खैर हमें मालूम। तो यूटी में गवर्नर नहीं होता है, यूटी में एलजी होता है। एलजी आप रहे गवर्नर थोड़ी देर के लिए? गवर्नर रहा। चूंकि मैं आपको अंदर की बात नहीं बता सकता, कोशिश ये थी कि यूटी में गवर्नर रखने का प्रावधान हो जाए। अच्छा। या यूटी वापस हो जाए। अच्छा। तो जब ये तय हुआ कि नहीं यूटी में एलजी लाना पड़ेगा, तब मुझे हटाया। अच्छा, फिर आप गोवा चला गया। गोवा में मैंने भ्रष्टाचार की इनसे शिकायत की, और मैं सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। उन्होंने मेरी बात मानने के बजाय मुझे हटा दिया और जो भ्रष्ट रिजीम थी उसको चलने दिया। आपने इनफैक्ट कंप्लेन की मैंने कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इन्होंने 2 दिन बाद तो मुझे खुद फोन करके, लाइन पे खुद थे, कि मैंने सतपाल पता किया ये गलत है। मैं कहनी साहब आपकी गलत किससे किया? कि मैंने संगठन मंत्री से पता किया। तो मैंने कहा संगठन मंत्री तो खुद सीएम हाउस में बैठ के पैसे लेता है। अच्छा। तो फिर इन्होंने 3-4 दिन में नड्डा से मुझे कहलवाया कि भाई आपको हटा रहे। मैं कहा मुझे तो कहीं भेज दें, कोई दिक्कत नहीं। पर आप जब गवर्नर थे जम्मू कश्मीर में, तब भी कोई ऐसी बातें हुई रामदेव के अपने उसे राम माधव जी के साथ? राम माधव से ये हुई कि एक मामला था जिसमें राम माधव इन्वॉल्व थे। ओके, कैसे? और वो था उसका इंश्योरेंस का। अच्छा। और उसमें ये था आपका अंबानी थे। अच्छा। राम माधव उसकी पैरवी कर रहे थे और उसमें 150 करोड़ रुपया खाया जाना था। मैंने उसको कैंसिल कर दिया। अच्छा। तो राम माधव सुबह राजभवन आए 7 बजे, बिना नहाए धोए चादर रोड पे। अच्छा। कि वो कुछ कर दिया कि आपने? मैं कहा मैं तो कैंसिल कर दिया, वो तो बिल्कुल गलत था। तो बोला चिट्ठी चली गई। मैं कहा चिट्ठी भी चली गई। तो फिर चले गए, फिर आए नहीं। तो मतलब कि आपने अपने जीवन कार्यकाल में एक क्रांति का रूप अपनाया। क्रांति का क्या, मैंने जो मेरे अंदर का था उसके अनुरूप मैंने काम किया। बल्कि मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, डिसॉल्व करने के मामले में भी चूंकि मुझे लग रहा था दोनों तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मैं उसमें पार्टी नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने उसको यही तो आपकी जो शख्सियत है वो बाकी गवर्नर से बिल्कुल अलग। जी। क्योंकि बाकी तो सब हॉर्स ट्रेडिंग में पार्टी बन जाते हैं और आप पार्टी नहीं बने, तो ये खासियत है आपकी। फिर किसान मोर्चा, किसानों का आंदोलन आया। और अब मुझे ये भी मालूम है कि 2012 में या 17 में आप बने थे इनके चेयरमैन
जी, किसान मोर्चे, बीजेपी के प्रधान मोर्चे के आप चेयरमैन थे ना। तो जब ये किसान आंदोलन हुआ तब क्या हुआ, कोई मतभेद हुआ प्रधानमंत्री जी से? नहीं, तब ये हुआ कि मैंने कभी सब 10 दिन सोचा कि भाई तुम एक गवर्नर हो, तुम्हें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सब चीजें मैंने सोची और मैंने तय किया कि फायदा नुकसान कुछ नहीं होता। हमारे लोगों के साथ जाती हो रही, मैं चूंकि किसान बैकग्राउंड से निकला था तो अब मुझे बोलना चाहिए, तो मैं इस्तीफा जेब में रख के प्रधानमंत्री से मिलने गया। अच्छा। तो मैं गया तो था बेसिकली इस्तीफा देने इस इश्यू पे, और मैं रास्ते में इनको अपने गडकरी जी को फोन कर लिया, मैं कहा इस्तीफा देने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, इस्तीफा तब देना जब मांगे। मैं कहा ठीक है। तो मैं मिलने गया, मैंने कहा प्रधानमंत्री से, क्या? वो बोले कैसे आए सतपाल भाई? मैं कहा ये ऐसा है कि 4 महीने से पड़े हैं और आप इन्हें गंदे कपड़े वाले गरीब आदमी समझ रहे हैं। इनकी 40-40 गांव में पंचायत में बात चलती है, ये इम्पोर्टेंट लोग हैं, इनसे आप बात कर लो, खुद ना करो, किसी से करा दो। क्या छोड़ो, चले जाएंगे। वो नॉन सीरियसली लिया। अच्छा, कुछ नहीं होता, चले जाएंगे। मैं थोड़ा चुप हो गया। फिर मैंने घुमा फिरा के कहा कि नहीं साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से करा दो, आप मत करो। कि नहीं, ये बिना ही बात करे चले जाएंगे। तो मुझे कपिल थोड़ा, मैंने कहा साहब ऐसा है, आप इन्हें जानते नहीं। अच्छा। ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। तो मेरी तरफ देखने लगा। मैं कहा सिख हैं, इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे खपा दिए थे, समझौता नहीं किया था, और ये जाट हैं, ये तो हर 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे, और अब के दोनों यूनाइटेड हैं, तो इनसे लड़ा नहीं जाता, बातचीत की जाती है। तो उन्होंने उस वक्त उसको कबूल कर दिया। फिर आपको याद होगा 2 महीने बाद माफी मांग के वो कानून इन्होंने वापस लिए। वहां मेरा झगड़ा हुआ इनसे। झगड़ा तो आपका पहले भी इनसे हुआ नहीं? पहले पुलवामा के टाइम पुलवामा पे हुआ, पर मैंने उसको उतनी, मैं समझा कि कुछ करेंगे उसमें। पुलवामा का मैं बताता हूँ आपको, बहुत जरूरी है। पुलवामा में जब ये घटना हुई तो मैंने इन्हें ढूंढा, मेरी ड्यूटी थी पीएम को बताना। तो ये कहीं शूटिंग करा रहे थे अपनी नेशनल कॉर्बेट पार्क में। करेक्ट। तो ये देर से बाहर आए और इन्होंने फिर मुझे फोन किया, क्या हुआ सतपाल भाई? मैं कहा साहब, हमारे 40 लोग शहीद हो गए और हमारी गलती से हुए, इस पे हुआ झगड़ा। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ऑलरेडी, ये हमारी गलती से हुआ। इन्होंने कहा कि डोवल साहब ने कहा? नहीं, बताता हूँ। इन्होंने कहा। फिर 1 घंटे बाद डोवल का फोन आया। डोवल ने कहा सतपाल भाई क्या? मैं कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो हमारी गलती से। अरे नहीं, बोलना नहीं है, चुप रहना है। मैं ये समझा कि ये कोई जांच वांच करेंगे, वो मेरे असर नहीं होना चाहिए मेरे कहने से, लेकिन इन्होंने तो उसको अगले दिन से ही पॉलिटिकल कर दिया कि, और उसी पे चुनाव लड़े। फिर सारा चुनाव पुलवामा पे लड़े कि वोट देने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना, और वो आज तक इन्होंने उनको याद नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसमें न जांच किए। उसमें क्या था कपिल साहब के, सीआरपीएफ ने लिखा था होम मिनिस्ट्री को कि हमको 5 एयरक्राफ्ट दे दें आप, क्योंकि हम सड़क से इतनी नफरी लेके नहीं जाना चाहते हैं। 4 महीने तक उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग रही होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्ट्री ने 4 महीने बाद मना कर दिया। क्यों पता नहीं। अगर वो मुझसे मांग लेते मैं तो इमीडिएटली दे देता। मैं तो जब लड़के फंस जाते थे कश्मीर के जम्मू में बर्फबारी की वजह से, उनको प्लेन से फेरी कराता था वो। लेकिन ये तो हमेशा होता रहा है कि होता है। सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है 4 हवाई जहाज 5 हवाई जहाज किराए के देना। एरोगेंस में उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, जाओ सड़क से। और मैं गया वहां जहां घटना हुई थी, 10 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी कोई मैनिंग नहीं था, कोई जो उसको वो करते हैं। इन्होंने सुरक्षा, उनकी सुरक्षा का ध्यान भी नहीं रखा। ध्यान नहीं, इनके लिए मुद्दा ही नहीं था वो। तभी तो मैंने इन्हें कहा कि हमारी गलती से मरे। तो ये तो आपसे थोड़ा बहुत नाराज भी होंगे। हाँ, इससे नाराज हुए, अब भी हुए। अभी मैंने उसको जो अपना है करण थापर के इंटरव्यू बोला इसको दोबारा, और मैं इनको गरियाता हूँ अपोजिशन वालों को कि तुम मुर्दा हो, मैंने इतना बड़ा इशू तुम्हें पकड़ाया, तुम इस पे भी नहीं बोलते हो। तो आपसे पुलवामा पे नाराज हुए, फिर आपसे गोवा में नाराज हुए जब नहीं मुद्दा उठाया करप्शन का, फिर आपको मेघालय भेज दिया। मेघालय अच्छा था। गोवा में 2 जिले थे, मेघालय में 12 जिले थे। अच्छा। और मेघालय खूबसूरत पीसफुल जगह थी, मैंने वहां कोई पंगा नहीं लिया। फिर तो फिर उसके बाद फिर आप इनसे अलग? हाँ, फिर इनको ये हुआ कि इसको हटाओ तो मत, बहुत फजीता होगा, इसका टाइम पूरा हो जाने दो। जिस दिन मेरा टाइम पूरा हुआ उसी दिन मेरे यहाँ सीबीआई आ गई। अच्छा। जबकि मैंने शिकायत की थी दूसरों की
कि कश्मीर में 2 मामले थे 150 करोड़ के, तो जो उनमें इन्वॉल्व थे उनसे आज तक पूछताछ नहीं हुई। अच्छा। और मेरे यहाँ आ गए सीबीआई वाले में, क्या है कि नहीं साहब हम जानना चाहते हैं क्या थे वो मामले। मैंने बता दिए ये हैं, और मैं कही हैं 4 आदमी जो पीएम के नजदीक हैं, तो उनसे पूछताछ करो फिर मेरे पास आओ। उन्होंने कभी आज तक राम माधव से भी पूछताछ नहीं की। नहीं, वो क्यों करेंगे? देखिए ऐसा है ना कि सीबीआई जो हमने देखा है, जी जी, जहां जहां भी विपक्ष की सत्ता है वहां सीबीआई मुख्यमंत्री के खिलाफ जाती है, अधिकारियों के खिलाफ जाती है, कहीं भी आप देख लो, और आज भी ऐसा ही काम हो रहा है। और जहां इनके अपने लोग होते हैं वहां तो सीबीआई करती नहीं कुछ। तो ये तो एक रवैया बन गया है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, जो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत खराब है। और एजेंसीज का बहुत दुरुपयोग करते हैं ये जो लोग इन्वॉल्व हैं डिफरेंट चीजों में, वो तो डर जाते हैं। मैंने कहा मैं तो फकीर हूँ, तो मेरे 20 बार आ जाओ कि नहीं साहब हम तो मजबूरी हमारी इसलिए आए, हुआ कि कुछ नहीं। ये मुझे ये भी पता चला कि आपके खिलाफ FIR भी कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पाए कुछ, पर प्रयास तो इन्होंने किया। मुझे जेल तो भेजना चाहते थे, लेकिन वो बात बनी नहीं। अब भी कोई भरोसा नहीं कब भेजते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कितने सालों का है, आज की जो राजनीतिक स्थिति है, जो संवैधानिक स्थिति है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए ये दिस इज वर्स देन इमरजेंसी। वर्स देन इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी में आपको पता था कि आपके हुकूक नहीं है, इमरजेंसी लगी हुई है। इसमें तो पता भी नहीं आपको ये एहसास भी रहता है कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में हो और आपके खिलाफ सब अनडेमोक्रेटिक चीजें होती रहती हैं। पीछे जो पार्लियामेंट में हुआ, जहां 146 लोगों की सदस्यता इन्होंने सस्पेंड कर दी, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? वो तो बिल्कुल एकदम अनडेमोक्रेटिक है। पहले पार्लियामेंट में एक बार की, आप पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी रहे हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, और मैं डॉक्टर लोहिया के समय में भी रहा हूँ। एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नेम कर दिया स्पीकर ने, क्योंकि लोहिया जी बहुत कड़वा बोलते थे। तो लोहिया जी जैसे ही निकले बाहर, तारकेश्वरी सिन्हा ने स्पीकर को एड्रेस करके कहा कि हुजूर यही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। स्पीकर ने 5 मिनट में उनको अंदर बुला लिया। अच्छा। तो पहले ये प्रेस्टीज इशू नहीं बनता था कि खड़ा हुआ और उसे निकालो, अब कोई मर्यादा नहीं है किसी भी तरह की। ये मुझे याद है, मैं कई साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, भाजपा ने कई बार, और उस समय बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, चाहे वो सुषमा स्वराज हो गए हो, वो वेल में आते थे। और अरुण जेटली जी ने इस हद तक एक बार बोला कि वेल में आना और ऑब्स्ट्रक्शन करना पार्लियामेंट की कार्रवाई का, ये एक राजनीतिक पॉलिसी है और ये हम कर सकते हैं। ये तो कोर्ट किया जा रहा है दोनों का, उनका कोर्ट किया जा रहा है। वो तो करते थे, एक सेशन तो चला ही नहीं 2G की वजह से। मैं था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समय। जी। तो इनके वक्त में ये करें तो सही है, ठीक है। हाँ, अब कोई करे तो वो सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड भी नहीं, ये किसी को बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। हाँ, और फिर इन्होंने ऐसा मुद्दा बनाया जब इनके ऊपर आरोप लगे और किसी ने मिमिक्री की। मिमिक्री करना नहीं करना वो एक अलग बात है, इन्होंने उसको भी एक देखिए उसमें उनको पता नहीं है, जानते नहीं जाट को। ये जो धनखड़ है, वैसे तो मैंने कहा कि भाई ये इसका कोई काम जाट वाला नहीं। जाटों में कहा जाता है कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती। ये जब मिलता है तो ऐसे मिलता है टोटल सरेंडर करके। फिर चलिए मैं मान भी लूं, तो जाट तो मजाक का बुरा ही नहीं मानता, वो तो शिव जी भगवान से मजाक की भाषा में बात करता है। जाट के यहाँ किसी भी तरह की मिमिक्री, मजाक या मुहावरे का कोई बुरा नहीं माना जाता। तो जब ये मिमिक्री हुई, आप भी तो जाट हैं, आप समझते हैं कि किसी जाट जाति का तो अपमान था ही? बिल्कुल नहीं था, कहीं दूर दूर तक नहीं था। मिमिक्री वो उसकी खुद की जो हरकतें हैं उनकी कर रहे थे, जाटों की थोड़े ना कर रहे थे। एक और मैं जो संगीन सवाल है जो आज तक लोगों के मन में है कि भाजपा जब भी कहती है कि हमें इतने वोट आएंगे और इतनी सीटें आएंगी, तो उतनी ही आती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा भी हंच है कि जब तक ये मशीन का सिस्टम खत्म नहीं होगा भाजपा नहीं हटेगी। इस पे अपोजिशन को सीरियसली एक्शन करना चाहिए। लेकिन
जो चुनाव आयोग है वो हमें पूछता है कि आप बताइए कि प्रूफ कीजिए कि ये कैसे होता है, मशीन का मैनिपुलेशन कैसे होता है। बहुत लोगों ने वो दिए हैं, वो मेरे यहाँ करके गया एक दिन एक लड़का। अच्छा। जी हाँ, वो कोई मुश्किल नहीं। और इलेक्शन कमीशन की वो डिमांड गलत है। जब हमको शक है, हमको डाउट है और हम बिना कागज के नहीं जाएंगे चुनाव में पर्ची के, तो आप पर्ची से क्यों नहीं कराते हो? देखिए, ये जो वोट का जो हक है जी, वो तो लोकतंत्र की बुनियाद है। जी जी। और उस बुनियाद में अगर कोई मशीन फैसला करे कि वोट कहाँ पड़ा है, तो मैं समझता हूं कि वो असंवैधानिक है। जी। अगर मुझे शक है, मैं चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरा वोट पहुंचाए कि नहीं, पहुंचाए नहीं, ये तो मेरा संवैधानिक हक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो चुनाव आयोग मानता नहीं है और कोर्ट भी नहीं मानता आज के दिन। और कुछ ऐसे भी इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कहते हैं कि नहीं, इसको हम बदलेंगे नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये सारी ऑपोजिशन को, मैं ये नहीं कहता कि मैनिपुलेशन हुआ है, ये तो कह नहीं सकता कोई भी, क्योंकि जब तक हमें जानकारी पूरी ना हो तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर एक इलेक्टर को शक है, पूरे देश मतदाता को शक है और देश में जनता को शक है, तो इसमें नुकसान ही क्या है? नुकसान क्या बदले? अच्छा, पूरी दुनिया में जहाँ ये मशीन इजाद हुई थी वहां भी कागज से ही, पर्ची से ही वोट। वहां सोर्स कोड बताते हैं जी, यहाँ सोर्स कोड किसी को नहीं बताते, वहां सोर्स कोड बताते हैं। और ये तो बड़ा आसान बात है। आप अगर मशीन का इस्तेमाल भी करो तो जो वीवीपैट है, हाँ, उसी को हाथ में आनी चाहिए, उसका कागज आना चाहिए, वो आना चाहिए, वो हाथ में आ जाए और वो बैलेट बॉक्स में चले जाए। और होगा क्या कि अगर 12 बजे तक या 1 बजे तक नतीजा नहीं आएगा, 2-3 दिन लग भी जाएंगे, तो इसमें देश का नुकसान क्या होगा? कुछ नुकसान नहीं ना, उसमें कोई खर्चा। तो फिर ये चुनाव आयोग आपके हिसाब से क्यों इसे? चुनाव आयोग अंडर प्रेशर कर रहा है सब। वो तो हर चीज, ये बड़ा इशू बनाना चाहिए अपोजिशन को। मैं तो इस राय कहूँ कि चुनाव से पहले इन्होंने इशू नहीं बनाया तो फिर कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक और बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। अब ये हमारा इंडिया अलायंस बना है, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस तो ठीक है अगर ये ठीक से काम करें, पर ये बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं। मैं तो कई लोगों से मिला हूं, मैंने उन्हें कुछ कुछ सलाह दी है और वो माने भी हैं कि हम इस राय के हैं, ये होना चाहिए। लेकिन जैसे नीतीश सिर्फ इसमें लगा हुआ है कि मैं वो हो जाऊं, इसका कन्वीनर हो जाऊं, कोई किसी चीज में लगा हुआ है और इनका जो करने का काम है वो ही नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अभी चुनाव में तो 3 महीने ही रहते हैं। देखिए, रहने को तो कपिल जी 5 दिन भी बहुत हैं अगर ये कुछ करें। मैंने तो ये देखा, जब भी सरकारें बदली हैं, नेताओं ने नहीं बदली, जनता वर्सेस डिक्टेटर इलेक्शन हुआ, जनता खड़ी हो गई तो बदल गया। और अभी मौका है, अगर ये ठीक से एक्ट करेंगे तो बदल जाएगा सब। तो इनका तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है। मैं तो उद्धव ठाकरे से मिला, आपको बताया होगा मैंने, तो वो तो इसमें क्लियर है कि ये करना चाहिए और उसने कहा मैं कहूंगा भी, करूंगा भी, पर आगे नहीं कुछ बढ़ता है हम मामला। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक एक ये सेक्रेटेरिएट नहीं बनाएंगे, जब तक ऐसे सेक्रेटेरिएट, स्पोक्स पर्सन और रोल्स नहीं रखेंगे। वीपी सिंह जी के जमाने में याद होगा आपको, जयपाल रेड्डी और मैं, हम स्पोक्स हर दिन प्रेस करते थे। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने जो ऐसी बातें हमें बताई, तो मेरे ख्याल देश की जनता को मालूम ही नहीं कि कैसे हुआ, क्या क्या हुआ जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में ऐसे। देखिए, जनता को ये नहीं मालूम कि आपका हक नहीं था डिसॉल्व करने का। ये तो मुझे भी अब तक मालूम नहीं। ठीक है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है ना, वो मैं अपने आप में, वो भी एक ऐतिहासिक फैसला है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के संविधान में ये व्यवस्था है कि मुझको डिसॉल्व करने के लिए राष्ट्रपति पे जाने की जरूरत नहीं है, ना पार्लियामेंट में आने की जरूरत। डिसॉल्व कर ही नहीं सकते आप। इसको आप दिखवाइए। नहीं, मैंने बहस की है। अच्छा, 2 दिन बहस की है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला है, वो क्यों ऐतिहासिक है मैं अपने नजरिए से बताता हूँ। जब 1950 में हमारा संविधान बना जी, और 370 उसने रहा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस समय जम्मू कश्मीर में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी नहीं थी। वो तो 1951 में बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
और उसका जिक्र हुआ 370 में। और 1950 के बाद जब जब भी पार्लियामेंट में बहस हुई 370 के बारे में, सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने यही इसी नजरिए से की कि 370 का मतलब क्या है। सो 1950 से लेकर जब तक ये जजमेंट नहीं आया, कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान का नहीं होगा जिसने 370 को समझने की कोशिश की हो और ऐसा समझा हो जो ये सरकार खुद समझती थी, जिसके आधार पे इन्होंने आगे कदम बढ़ाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये सब गलत था, ये तो पावर प्रेसिडेंट को है ही है, चाहे कंस्टिट्यूएंट असेंबली हो या नहीं हो, ये उन्होंने फैसला किया। लेकिन ये जो समझ जो सुप्रीम कोर्ट की जो अदालत समझी है, ये तो आज तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं समझ पाया। मतलब कि सैकड़ों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए और गए और उनको ये समझ नहीं थी कि 370 का मतलब क्या है। ये जो 5 जजेस का फैसला है, ये ऐसा ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक इसलिए है कि जो सरकार 370 के बारे में समझी, जो हम समझे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1950 से आज तक समझे, वो लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि हमारी सबकी समझ बिल्कुल गलत थी। ये तो राष्ट्रपति जी किसी भी टाइम 370 हटा सकते थे। मतलब कि जिन्होंने 370 लागू किया उनकी समझ गलत थी, जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 370 के बारे में बहस की 2050 के बाद, उनकी समझ गलत थी, जो सरकार ने फैसले लिए 370 के आधार पे, उनकी भी समझ गलत थी। लेकिन हम सैकड़ों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बात तो नहीं समझ पाए जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने चंद दिनों में समझ लिया कि हमारी समझ बिल्कुल गलत थी और राष्ट्रपति जी कभी भी इसको बंद कर सकते थे। ये फैसला है, या सही है या गलत है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तो इतिहास ही बताएगा। लेकिन जो मामला आपके सामने, मैं जिस बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि चलिए आपने एक राजनीतिक फैसला करना था तो आप कर देते, और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती थी कि अभी 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, अब इसको आप वापस कैसे ले सकते हो? वापस कैसे ले सकते हो? एक बार आपने रद्द कर दिया, एक बार आपने स्टेट को खत्म कर दिया। और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको मन में ये नहीं लगा कि ये स्टेट कैसे खत्म हो सकती है संविधान के हिसाब से, कि एक आप स्टेट को यूनियन टेरिटरी, हिंदुस्तान के इतिहास में तो आज तक कभी नहीं हुआ। कभी भी अब कोई भी सरकार किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकती है, ये तो अब एक हक मिल गया। जी हाँ, ये तो अभी तो यही माना जा रहा है। आपके मन में ये बात नहीं आई? मेरे में नहीं आई, मैं गलत बात बोलूं, मुझे लगा कि ठीक है, इनको अधिकार है, ये कर रहे हैं, दैट्स ऑल। अब ये देखो ये कैसे कितनी देर चलेगा, क्योंकि नहीं, वहां चुनाव नहीं हो सकते। वहां जो नाराजगी है कश्मीर में, वो सबसे ज्यादा इसी बात की है कि हमारी स्टेटहुड छीन ली। चुनाव से पहले इनको स्टेटहुड वापस देना पड़ेगी। हालांकि उसकी सिचुएशन डिफरेंट है लद्दाख की, लेकिन यहाँ तो स्टेटहुड कैसे स्टेटहुड वापस देंगे? अभी तो कह रहे हैं हम यूनियन टेरिटरी के आधार पे चुनाव कराएंगे। नहीं, हो नहीं सकता, चूंकि इन्होंने हाउस में एश्योरेंस है अमित शाह साहब का कि हम वापस करेंगे इसको। ये एश्योरेंस है, ऑन रिकॉर्ड है, देख लीजिएगा। बट कौन सी एश्योरेंस है? आज तक तो उन्होंने किसी भी एश्योरेंस को लागू नहीं। मैंने पीएम को कहा कि साहब ये एश्योरेंस है हाउस में, इसको आप वापस कर दीजिए, कश्मीर में बहुत मसले इससे हल हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा गुस्सा इसी बात का है बजाय इसके के और चीजों का। तो बोले ठीक है, हो गया होगा एश्योरेंस, कुछ नहीं होता एश्योरेंस। लेकिन अभी इन्होंने कोर्ट में सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। नहीं, चुनाव कराएंगे तो किसका चुनाव कराएंगे? यूनियन टेरिटरी। ये तो गलत है, उस पे लोगों को कहना चाहिए कि इसको पहले स्टेटहुड वापस करो। वो तो मेरा ख्याल नहीं, वो स्थिति नहीं होगी। वो तो कहेंगे कि कश्मीर की स्थिति ऐसी है आज के दिन। नहीं, वो मैं बताता हूँ इन्होंने क्यों किया था। ये डरे हुए थे कि कश्मीर में पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी। अगर यूटी रहती है तो
पुलिस इनके डायरेक्ट कंट्रोल में सेंटर के रहती है, और अगर नहीं है तो फिर उस स्टेट के गवर्नर या असेंबली के मातहत रहती है, इसलिए इन्होंने इसको किया था। पर ये भी तो ये आरोप लगाते हैं कि पुलिस मिली हुई है लोग। पुलिस ने एग्जेम्पलरी काम किया है। अच्छा। गलत है चार्ज लगाना। ईद का दिन था, एक सिपाही ने छुट्टी नहीं ली थी, सबने फेथफुली जो हमारे ऑर्डर्स थे उनको। आपने ये भी एक बयान दिया है, मुझे याद है, आपने कहा कि जब तक आप वहां गवर्नर रहे कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। तब तो ये भी आपकी जो आज मारकाट है सब होती नहीं थी, बंद हो गया था सब कुछ, पत्थरबाजी बंद हो गई थी। आपके हिसाब से क्या, क्योंकि आपकी तो जानकारी होगी ना, क्या स्थिति है इस समय? तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। देखिए अब राजौरी में रोज किलिंग होती है, वैली के ऊपर के हिस्से में रोज किलिंग होती है, तब नहीं होता था ये सब। तो इसका मतलब ये तो चुनाव होगा ही नहीं। चुनाव तो देखिए ये कहीं भी करा सकते हैं, तो वो चुनाव नहीं होगा एक तरह से। और एक चीज मैं और आपको बता सकता हूँ, जो आपने सवाल किया था, वो ये है कि जब ये दावेदारी हुई सरकार बनाने की, तो वहां महबूबा से गलती हो गई। महबूबा ने सरकार बनाने की जो तरीका होता है उसको नहीं अपना, वो सिर्फ ट्विटर से सरकार बनाती रही। ये आपने कहा। हाँ, लेकिन अगर महबूबा सरकार बना लेती, तो वो इतनी सॉलिड सरकार होती कि 10 साल नहीं हटती। ऐसे तो शायद इसी बात का इनको डर था। इनको तो माफ करिएगा, इनको कुछ पता नहीं था, और ये लोग कुछ पूरे खतरों को भांप नहीं रहे थे, मैं भांप रहा था उसको। अच्छा, लेकिन एक बात की मुझे अभी तक समझ नहीं है कि जो हिंदुस्तान के सारे जो लॉज हैं जी, कानून हैं, वो तो जम्मू कश्मीर में लगभग 99% लागू थे। हाँ, बिल्कुल लागू थे। उस वक्त भी लागू थे, आज भी। तो जरूरत क्या थी ये सब चीज? इसलिए जरूरत थी जो मैं इनको तो ये तो अपने एक आदमी को बिठाना चाहते हैं। तो लोन यहाँ क्लेम करता था इसमें क्लब में बैठ के, आई एम द ब्लू आइड बॉय ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मैं बन रहा हूँ चीफ मिनिस्टर। इनका उतने तक कंसर्न था, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि ये बनेगा नहीं, और बनेगा तो चला नहीं पाएगा, और महबूबा आ जाएगी तो क्या होगा। मेरा सवाल थोड़ा अलग है। अगर 99% हमारे कानून हिंदुस्तान के वहां लागू थे, फिर 370 को रद्द करने की जरूरत क्या थी? या तो आपको क्या राजनीतिक फैसला? राजनीतिक फैसला था, और इसलिए कि ये 10 साल से बोल रहे थे हम 370 हटाएं, तो फिर फैसला राजनीतिक था भी। मैं एक गाना सुन रहा था परसों पहले पुलवामा पे, तो लड़कियां कह रही थी कि अगर तुम इतने दिलेर हो तो 370 हटा के दिखाओ। तो ये देश की साइकी में इन्होंने डाल दिया था कि 370 हटाना बड़ा जरूरी है और बड़ा बहादुरी का काम है। तो बहादुरी तो उन्होंने दिखा दी। 370 हटने के बाद जब मैं अपने गांव गया हूँ कपिल साहब, तो दिल्ली से मेरे गांव तक हर बस स्टैंड पे लोग फूल लिए खड़े। ये बात सही, 370 बनाया गया, इसमें कोई 370 हटा गया। ये तो बात सही है कि देश की जनता चाहती थी कि 370 हटे। वो समझती थी कि 370 एक कलंक है हिंदुस्तान के इतिहास में जी। और इसलिए हटना चाहिए। और ये देश की जनता की साइकी में इन्होंने बैठा दिया। ये इनकी राजनीतिक समझ जरूरत थी, जरूरत हो या मतलब इनके जो भी मैनिफेस्टो की बात हो, तो ये तो पॉलिटिकली तो इनको बड़ा फायदा हुआ है, उस बात का इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में आज के दिन, आने वाले सालों के दिन क्या होगा? ये तो अच्छा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत नाराज हैं 370 हटने से, वो बहुत नाराज हैं स्टेटहुड खत्म होने से। अगर उनको जीतना है तो कुछ करेक्शंस करना पड़ेंगे। तो करेक्शंस कर रहे हैं आपके हिसाब से? कुछ नहीं कर रहे। They live in arrogance, total arrogance। अच्छा, तो वहां जब जो सिलसिला चल रहा है, सुना है कि खरीदो फरोख्त भी हो रही है वहां, बहुत सब कुछ हो रहा है। मैं जब उसमें था गोवा में, तो मेरे यहाँ एक इंटरव्यू करने आ गया ये सुदर्शन वाला। हाँ। तो उसने क्या किया कि जबकि उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई मेरा कोई मतलब नहीं, 370 प्रधानमंत्री जी ने हटाई, फिर भी उसने लिख दिया। तो अगले दिन प्रधानमंत्री जी का फोन आया, भाई सतपाल फिर बोल दिया आप कश्मीर पे, मैंने आपको मना कर रखा, आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। तो मैंने कहा मैं तो बोला नहीं, उसने गलती से कह दिया कि नहीं, अगर अगली बार मुझे मालूम हुआ कि तुम कश्मीर पे बोले हो तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं हो। ऐसे
कोई किसी से शेयर नहीं करना, ये सब मैंने किया सब कुछ। तो ठीक है, ये श्रेय भी सरकार को जाता है। हाँ ना, मैंने तो कहा भी नहीं कभी। मैं तो यही कहता हूँ भाई, प्रधानमंत्री का किया हुआ काम था। देखो, इस देश में वो ये स्थिति आ गई है कि कोई भी फैसला होता है वो एक केवल राजनीतिक नजरिए से होता है। उसका जनता को कितना फायदा होगा, कितना फायदा नहीं होगा, उसको नजरअंदाज किया जाता है। जो मैंने इस भाजपा का कार्यकाल समझा है, इस नजरिए से समझा है, और मैं समझता हूं कि इस बात को आप भी मानते हो कि इनका केवल राजनीतिक फायदा कितना होने वाला है। चलिए, इस बात पे हम ये चर्चा बहुत अच्छा लगा, समाप्त करते हैं। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आपसे ये बात हो पाई और जनता को ये पता चलेगा कि हुआ क्या, कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, और इस सरकार की जो राजनीति है किस आधार पे आगे जाती है और किस आधार पे ये अपना कामकाज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतपाल मलिक और कपिल सिब्बल जी के बीच जो बातचीत हुई आपको कैसी लगी? आप मेरे इस चैनल पे जो आपने इंटरव्यू देखा उस पर आप अपनी टिप्पणी भी करें और बताएं और अपने उद्गार लिखें, लेकिन शालीनता के साथ लिखें। किसी अभद्र भाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जो बातचीत है बहुत ही बड़े जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल साहब, और हमारे गवर्नर रहे सतपाल मलिक एक बहुत बड़े शख्सियत हैं और पॉलिटिशियन हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, और भी कई चीज़ों को लेकर के, जो एनडीए संगठन बना है उसको लेकर के। तो इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।